मेरा नाम है कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम RSSMB द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो कि 54,000 पदों पर आयोजित होने वाली है, उसकी हम जो इंग्लिश की क्लास थी वो उसके क्रम में हमने कल दो टेंस पढ़ लिए थे, जिसका एक का नाम था प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और उन दोनों के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ देखो प्रेजेंट सिंपल में एस या ईएस लगता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING के साथ वो लगता है। ठीक है, अब देखिए कि जो अपना जो आगे का जो चैप्टर है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होता है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। हिंदी का जो वाक्य होगा उसके अंत में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने आपको बताया था तीन तीन टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे एक होता है सकारात्मक वाक्य, फिर होता है नकारात्मक वाक्य, फिर होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो जो पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा होता है? सकारात्मक वाक्य। तो हम इस क्लास में किस सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे? सकारात्मक वाक्य के बारे में। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आता है इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैज और हैव। हैज और हैव क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें? थर्ड फॉर्म। याद रखना है आपको, पहले जो भी टेंस पढ़े थे उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी और उसके साथ ING और एस या ES लग रहा था, लेकिन यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्म। और उसके बाद अदर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये एग्जाम्पल है अपना कि राम खाना खा चुका है। क्या है? राम खाना खा चुका है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले राम है, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है राम। सब्जेक्ट है इसका राम, तो सबसे पहले क्या आएगा? राम। राम आ गया। फिर अब मैंने बताया था आपको हैज और हैव में से एक आएगा, तो यहाँ पर राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज आएगा। देखिए दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं आगे की आगे डिटेल में मैं बताऊंगा कि हैज और हैव का प्रयोग किस किस के साथ किया जाता है, तो आपको बेफिक्र रहना है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हैज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, हैज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? देखो हैज आ गया, राम के साथ हैज सिंगुलर है तो हैज आएगा। फिर ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट और ईटन। ईट, एट और ईटन। एट कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड। ईट कौन सी होती है? फर्स्ट। और ईटन कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी? ईट, एट और ईटन। ये कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब इसका कर्म क्या है? फूड। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया इसका फूड। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए दोस्तों अपने पास रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से अपन जैसे भी क्लास ले रहे हैं, पर मैं अपने लेवल पे जितना हो सके उतना बेस्ट आपको देने की ट्राई करूंगा कि आप सबको उससे फ़ायदा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल है वे गांव जा चुके हैं। क्या है? वे गांव जा चुके हैं। देखिए इसकी पहचान करेंगे अपन तो क्या आया पीछे इसके? चुके हैं। क्या आया? चुके हैं। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हिंदी जो उसका सेंटेंस होता है उसके पीछे क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुवचन है इसलिए क्या आएगा? चुके हैं। ठीक है, अब वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? दे। ये इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हो गया इसका सब्जेक्ट। यही बात समझ में? फिर अब यहाँ पर देखिए कि दे के साथ क्या आएगा? तो दे के साथ हैज नहीं आएगा। हैज आता है सिंगुलर के साथ, हैव आता है प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे अपन? हैव का। ये किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। अब गो की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो गो होती है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और तीसरी फॉर्म होती है गॉन। मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। गो, वेंट और गॉन। तो इस प्रकार आपको देखना है कि गो की थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई? गॉन। फिर आ गया टू विलेज, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि दे हैव गॉन टू विलेज, मतलब वो गांव चले गए, गांव जा चुके हैं, वे गांव जा चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको एक मेन चीज़ ध्यान रखनी है, अपने एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे हैज़ और हैव वाले। ठीक है, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए हुए होंगे कि इसमें हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। एक मिनट, थोड़ा नॉइस का इशू है। ठीक है, हैज़ के अंदर कितने वर्ड्स हैं? 3। हैव के अंदर कितने हैं? 4। आई बात समझ में? HAVE, तो कितने हो गए? 4। हैज़ के साथ कितने हैं? 1, 2 और 3। तो जिसके साथ कम है वो किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। किसके साथ आएगा?
सिंगुलर। जिसके पास ज्यादा वर्ड्स है वो किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। आई बात समझ में? तो देखो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया और राम। ही, शी, इट और राम, ये कौन कौन से सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से? वी, यू, दे, आई, राम एंड श्याम। मतलब राम एंड श्याम दोनों को अपन ने एंड से जोड़ दिया तो ये कैसा बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा बन गया? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। आई बात समझ में? इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि हैज का प्रयोग किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का प्रयोग किसके साथ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, शी, इट और राम। और हैव के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हो गए? वी, यू, दे और आई। देखो हमेशा ध्यान रखना है आई के साथ क्या आएगा? हमेशा हैव, ठीक है। आई के साथ हमेशा क्या आएगा? है। आप ऐसे मत सोचना है कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई हमेशा क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अपने को ये बात ध्यान रखनी है। फिर इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे सकारात्मक वाक्य हो गया। अब आता है नकारात्मक वाक्य, मतलब जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? हैज और हैव, फिर उसके बाद आएगा नॉट। देखो नकारात्मक वाक्य आते ही उसके अंदर किसका प्रयोग करेंगे अपन? नॉट का। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो आएगी, ठीक है। फिर देखिए अपने पास जो सेंटेंस है, जो एग्जाम्पल है, वैसे ये राम था लेकिन मैंने रमा लिख दिया तो चलो कोई नहीं, रामा ही मान लेते हैं इसको कि रामा खाना नहीं खा चुकी है। रामा खाना नहीं खा चुकी है। देखिए नहीं आ गया तो मतलब सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। और चुकी है आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि रमा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो रमा कैसी सब्जेक्ट है? सिंगुलर। रमा कैसी सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा या फिर हैव आएगा? तो आपको सबको पता है हैज के साथ 3 वर्ड्स है तो 3 वर्ड्स है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ये हैव के पास 4 वर्ड्स है तो ये किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 3 वर्ड्स है तो ये सिंगुलर के साथ आएगा, 4 वर्ड्स है तो ये प्लूरल के साथ आएगा। तो रमा, फिर रमा के साथ क्या आएगा? हैज। और उसके बाद क्या आएगा? नॉट। जो आपने स्ट्रक्चर बताया तो हैज के बाद जस्ट बाद क्या आएगा? नॉट। फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन मैंने आपको पहले ही बता दी है तो कौन सी आएगी? ईटन। और फिर फूड, ठीक है। देखो आपको वर्ब की फॉर्म अगर याद नहीं है तो आप या तो ईडी लगा दो या फिर ईएन लगा दो, ठीक है। ऐसे मतलब एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको, बट ऐसा है नहीं। मतलब सारी फॉर्म्स ऐसे नहीं बनती जैसे कि गो, वेंट, गॉन हो गई, ईट, एट, ईटन हो गई, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली जितने भी जो वर्ब्स है उनकी जो थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनानी होती है तो उसमें ईडी लगा देते हैं तो थर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। फिर अपना जो लास्ट एग्जाम्पल है वो देखिए कि वे गांव नहीं जा चुके हैं। वे गांव नहीं जा चुके तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। अब दे कैसा सब्जेक्ट है? आप सबको मैंने पहले ही बता दिया है कि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। प्लूरल के साथ हमेशा क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? तो प्लूरल के साथ हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा क्या आएगा? हैव। फिर हैव, हैज और हैव के जस्ट बाद मैंने क्या बोला है? नॉट आएगा, ठीक है। क्या आएगा? नॉट। और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गो, वेंट और गॉन। गो, वेंट और गॉन। तो यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई वो क्या होगी? गॉन। और फिर टू और विलेज। टू और विलेज। गाँव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विलेज। गांव को क्या बोलते हैं? विलेज। देखिए दोस्तों अपने एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको ये जो चारों टेंस है वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। प्रश्नवाचक वाक्य। कैसा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को लाना है आगे। हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन सी है? देखो इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक तो हैज है, एक हो गया हैव। देखिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी होती है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, आर और एम। तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि कौन कौन सा किसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है। इज का प्रयोग किसके साथ होता है, आर का प्रयोग किसके साथ होता है, और वो सब आप मेरे को डिटेल में बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो एग्जाम्पल है उसमें है कि क्या राम खाना खा चुका है। क्या एग्जाम्पल कि क्या राम खाना खा चुका है, तो क्या है। तो अब देखिए इसमें अपन को क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको तो लाना है आगे। तो इसकी राम के अनुसार जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज होगी या हैव। तो सिंपल सी बात है, हैज के पास 3 वर्ड्स है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम। राम के पहले क्या आ गया? हैज। फिर ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। और फिर आ गया फूड, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब अपन चलते हैं प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसकी मैं पीपीटी बनाना भूल गया था, तो आप अभी देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, इसकी पहचान क्या होगी कि एक तो आएगा वाक्य में समय से, मतलब सुबह से, फिर रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं। क्या आता है, वह सुबह से मतलब समय से के साथ क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसका जो सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य जिसको इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर फिर आती है हेल्पिंग वर्ब हैज, और फिर आता है बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो कंटिन्यूअस टेंस आते ही क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद क्या आएगा, सिंस, फॉर, और जो टाइम दिया हुआ होगा वो, और इन सबसे सिंस और फॉर से पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, तब ज्यादा समझ में आएगा कि राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, राम सुबह से क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो राम, अब राम सिंगुलर है या प्लूरल आप सबको पता ही है कि राम सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज बीन प्लेइंग, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर क्रिकेट। अब देखिए सुबह से आ गया तो यहां पर आएगा सिंस मॉर्निंग। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सिंस क्यों आया और फॉर क्यों नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, सिंस और फोर। देखिए सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, देखिए समझिए इसको। जैसे पीरियड ऑफ टाइम मतलब हो गया कि जैसे जो अवधि होती है, समय अवधि, समय अवधि, जैसे 4 दिन का समय, 5 दिन का समय, इस प्रकार ये क्या हो गई, अवधि। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि, रविवार, सोमवार, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसकी अपने इंग्लिश देखते हैं, तो मॉर्निंग, इवनिंग, फिर नाइट, मंडे, फिर संडे। और पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, 4 days, 5 months, 6 years, ऐसे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ तो आता है सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या आता है, फोर, मतलब फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो मतलब पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, जैसे कि जो समय अंतराल होता है, जैसे कि 4 दिन का समय अंतराल, 5 दिन का समय अंतराल, 10 दिन का समय अंतराल, तो उन सब के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। और सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो LDC 2023 है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन समझना है कि राम has been playing cricket, खाली जगह, मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे सिंस आएगा या फोर आएगा, ठीक है। ये LDC 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली जो LDC का पेपर हुआ उसके अंदर। एक और क्वेश्चन है जो RS में आया हुआ है, मिस्टर CR दास has been
रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक खाली जगह 4 years। अब इसमें सिंस आएगा या 4 आएगा, ठीक है। हैंड राइटिंग को थोड़ा आप अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं साथ ही साथ बोलते भी जा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि जैसे जो मॉर्निंग है वो क्या हो गई, एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम है। सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। 4 किसके साथ आता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। यहाँ पर जो मॉर्निंग है वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समय को बता रहा है कि मॉर्निंग मतलब सुबह की मॉर्निंग, ठीक है। तो ये एक निश्चित समय हो गया। तो निश्चित समय से पहले मैंने आपको क्या बताया, देखिए आप ऊपर चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि सिंस कहाँ आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय किसके साथ होता है, निश्चित समय। और 4 किसके साथ होता है, समय अवधि के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको लिखा दिया था पहले। तो यहाँ पर देखिए जो मॉर्निंग है वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके साथ किसका प्रयोग उचित रहेगा, सिंस का, ठीक है। सिंस का प्रयोग उचित रहेगा। और ये वाले जो टाइप है, मतलब ये वाले जो टेंस में जो सिंस और फॉर का प्रयोग मैंने बताया वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। हैज और हैव का प्रयोग, और सिंस और फॉर का प्रयोग, इज आर एम का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग। ये चीजें आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे, ठीक है। ये चारों टेंस होने के बाद मैं आपको एक MCQ की क्लास भी लूंगा, जिसके अंदर आपके LDC और दूसरे जो भी एग्जाम हुए जिनके अंदर इंग्लिश का वेटेज होता है, जैसे RS मेंस में आती है थोड़ी बहुत इंग्लिश, फिर अपना जो RPSC फर्स्ट ग्रेड है उसके अंदर आती है इंग्लिश, तो उन सब के जो क्वेश्चन है उसकी MCQ क्लास लूंगा मैं कल आपकी। क्योंकि आज जो चारों टेंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, किस टाइप से बनते हैं, किस तरीके से उनको पूछने का तरीका होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कल की जो क्लास होगी उसके अंदर कराऊंगा। और उसकी जो PDF नोट्स है वो अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। फिर दूसरा देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल है ये आया हुआ है क्वेश्चन RS मेंस में अभी जो हुआ था उसके अंदर। तो देखिए मिस्टर CR दास हैज बीन, CR दास चित्रंजन दास हैज बीन रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक 4 years। अब 4 years क्या हो गया, मतलब 4 साल की अवधि। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या है, समय अवधि, मतलब जैसे 4 days, 5 months, 6 years। तो ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया, मतलब ये कोई निश्चित समय नहीं है। मतलब कौन से 4 साल, या फिर कौन से 6 साल, कौन से 3 महीने, कौन से 10 दिन, मतलब वो सितंबर के भी हो सकते हैं, अक्टूबर के भी हो सकते हैं, या फिर पिछले साल के भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में अपन श्योर नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, जैसे 4 years आ गए तो ये कोई निश्चित टाइम को नहीं बता रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, 4 का। किसका प्रयोग होगा, 4 का। तो 4 years, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में जब भी अपन क्लास लेंगे तो उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा MCQs करवाएंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर कीजिए, ताकि इसके क्लास का बेनिफिट है वो राजस्थान के प्रत्येक स्टूडेंट जो भी RPSC 4th ग्रेड की या फिर वीडियो पटवारी इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इसका क्लास का बेनिफिट मिल सके। और जो भी जैसे जो दूसरे स्टूडेंट है जो स्पोकन इंग्लिश या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड वगैरह की, तो उनके लिए भी ये इंग्लिश हेल्पफुल रहेगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में मैं आपको जो भी चारों टेंस पढ़ा है उनसे रिलेटेड जो भी RPSC RSSMB ने क्वेश्चन किए हैं, जो भी इनसे पूछे हुए हैं, तो उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।